ओके। ठीक है, फारूक क्या कह रहे थे, सेरेब्रल पॉल्सी का क्या सवाल है? जी सर, मेरी अभी इन्हीं से बात हुई थी। इन्होंने मुझे बताया था कि पार्किंसन डिजीज और सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट्स का ही पूछी थी कि बेसिकली इसमें होता क्या है, क्योंकि आप डिजीज का बार बार नाम लेते रहते हैं, सो इनको पूछना था कि ये डिजीज है क्या। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये वैसे क्लिनिकल कंडीशन है, इस लेवल पे डिस्कस तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन चले ओवरव्यू दे देता हूँ। सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि बहुत सारे स्पेशल चाइल्ड उन बच्चों को कहा जाता है। सेरिबेलम, सेरिबेलर जो है सेरिबेलम से निकला है। पाल्सी मतलब पैरालिसिस। तो वो कंडीशन जिसमें इंसान मतलब बेबी का जो है, असल में ये कंजेनाइटल होती है, बाय बर्थ ही होती है। इसीलिए बच्चों में ही पाई जाती है, क्योंकि ये बाय बर्थ होती है। तो उसमें उसका सेरिबेलम जो है वो पैरालिसिस हो जाता है किसी भी वजूहत की वजह से। आपका कंजेनाइटल वजूहत होते हैं, कोई ड्रग डोजेज की वजह से, कोई अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, बहुत सारे वजूहत होते हैं कि अगर जो वालदा हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो वो अगर कोई ओवर ड्रग वगैरह या कोई ओवरडोज किसी चीज़ का हो जाए, किसी भी वजूहत की वजह से कोई ट्रॉमा हो जाए, सडन चोट लग जाती है जब वो मीन वाइल प्रेग्नेंट जब होती हैं, तो उनका जो बेबी का सेरिबेलम है या जो सेरेब्रल वाला हिस्सा वो पैरालिसिस हो जाता है किसी भी वजूहत की वजह से, बहरहाल। तो जब बेबी की बर्थ होती है तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो थोड़ा सा डिलेड माइलस्टोन होता है। डिलेड माइलस्टोन से मुराद जो बच्चे हम, जो नॉर्मल बच्चे जितना हम हैं, वो नॉर्मल जो चीज़ें गेन करते हैं वो उससे लेट गेन करते हैं। मिसाल के तौर पे, हम मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर 1 साल में जो है वो चलना सीखते हैं तो वो 2 साल में सीखेंगे। 2 साल में अगर हम यस, जी। तो उसे हम कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। तो मुख्तलिफ उसकी जो है वो रीजंस होते हैं, लेकिन मैं एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, उसके फिर मजीद इकसाम है। इकसाम मतलब उसकी टाइप्स हैं। कभी कभी सेरेब्रल पाल्सी का ऐसा बच्चा मिलेगा जिसके मसल फ्लैक्सिड हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा मिलेगा, क्योंकि वो तो टोन के ऊपर, अब देखो ना, किसी का अगर ब्रेन अफेक्टेड है, मतलब उसका ब्रेन अफेक्टेड है, तो उसके सारे फंक्शंस अफेक्टेड हो जाएंगे। फिर वो डिपेंड करता है अफेक्ट किस तरह होते हैं। या तो उनकी टोन बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी नॉर्मल से कम, जिसको हम हाइपोटोनिया बोलते हैं, जिसको हम फ्लैक्सिड बोलते हैं, तो उसको बोला जाएगा फ्लैक्सिड पैरालिसिस मिसाल, या फ्लैक्सिड आप कह लें कि सेरेब्रल पाल्सी का एक टाइप हो गया। किसी में उसकी टोन बढ़ जाती है, स्पासिटी हो जाती है। तो मैं एक जनरल सी चीज़ बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत डिटेल का एक बड़ी अलग टॉपिक ही एक अलग है सेरेब्रल पाल्सी, लेकिन एक ओवरव्यू जस्ट दे रहा हूँ। तो वो कंडीशन जिसमें बेबी का जो है सेरिबेलम अफेक्टेड हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, वॉट एवर द इचियोलॉजी या रीजंस आर बियॉन्ड इट, बट मुख्तलिफ वजूहत की वजह से, बहरहाल, तो वो बेबी कहलाएगा सेरेब्रल पाल्सी। अब आ जाते हैं पार्किंसन। पार्किंसन में क्या होता है कि एक न्यूरो होता है डोपामाइन के नाम से। वो भी हम पढ़ेंगे जब हम बेजल गेंगलिया, जब न्यूरो एनाटमी हम बेसिकली पढ़ेंगे। तो एक न्यूरो होता है डोपामाइन, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होता है। वो डोपामाइन का जो भी काम है, वो डोपामाइन नहीं प्रोड्यूस होता कुछ पेशेंट्स में, कुछ जिनको हो जाती, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन, जो कि रिलीज नहीं होता या प्रोड्यूस नहीं होता। जिस तरह डायबिटीज है, डायबिटीज क्यों होती है? इंसुलिन की वजह से। इंसुलिन हार्मोन भी है। तो किसी भी वजूहत की वजह से डोपामाइन डेफिशिएंसी हो जाती है, या बेजल गैंग्लिया जिसमें वो प्रेजेंट होता है, उसकी बेजल गैंग्लिया क्या है, एक सेल्स हैं, नर्व न्यूरॉन के सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। वो भी हम पार्ट पढ़ेंगे उसके न्यूरो एनाटॉमी में, बहरहाल। लेकिन उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, किसकी डेफिशिएंसी की वजह? डोपामाइन, जो कि एक न्यूरो है। उसकी डेफिशिएंसी की वजह, अब उसकी डेफिशिएंसी है, तो उसके जो काम है वो कौन करेगा? तो वो काम अफेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन ब्रेन की जिसमें डोपामाइन न्यूरो की कमी हो जाती है, किल्लत हो जाती है किसी भी वजूहत की वजह से, तो वो इम्प्रॉपर फंक्शन करता है, वो वाला ब्रेन का पार्ट। अब सवाल है कि वो कौन कौन से काम है। उसकी सिम्टम्स इस तरह मिलेंगी पार्किंसन पेशेंट में। जो ट्रिमर्स होते हैं, हाथ का कांपना, दैट इज रेस्टिंग ट्यूमर्स, मतलब रेस्ट में भी उसको ट्रिमर्स होंगे, उसका हाथ कांपता होगा। अब लाजमी नहीं कि जिसका हाथ कांपे उसको पार्किंसन है, और भी सारी वजूहत हैं, लेकिन ये वन ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। हाथ उसके कांपेंगे, उसका जो गेट होगा, चलने का तरीका बिल्कुल छोटे छोटे कदम होगा, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है, वो इनवॉलंटरी है बेसिकली। वो लेना तो बड़े कदम चाहता है, लेकिन वो ले नहीं पाता, क्योंकि उसके मसल्स के सारे कंट्रोल चला जाता है। कुछ मसल्स में स्पास्टी आ जाती है, कुछ मसल में फ्लेक्सिटी आ जाती है। देयर इज बेसिकली प्योर इन कोऑर्डिनेशन, हमने जो पढ़ा था, मसल्स कोऑर्डिनेशन इन कोऑर्डिनेशन। तो ये भी एक उसका उसका जो फेस है वो भी थोड़ा सा अफेक्टेड हो जाता है। उसका पोस्चर, वो आगे की तरफ झुक जाता है, बिल्कुल जिस तरह एक 80 साल बच्चा, 80 साल बूढ़ा होता है, वो आगे की तरफ झुक जाता है, उसको स्टूट पोस्चर कहा जाता है। तो ये बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशन है।
लेकिन मैं जनरल चीज बता रहा हूँ। तो पार्किंसन डिजीज वो डिजीज जिसमें डोपामाइन की डेफिशिएंसी हो जाए, और सेरेब्रल पाल्सी में बाय बर्थ या कंजेनिटल, ये दो टर्म, दो अल्फाज थे, ठीक है। तो अब हम बुक की तरफ देखते हैं कि इस बुक में आपके पास क्या क्या है और किस तरह हमारे टॉपिक्स जो है वो कवर होते हैं। बुक शो हो रही है सबको, ठीक है? यस सर। सर हमने पूछा था फ्लेक्शन डिजिटोरम, ये आपने पैसिव मूवमेंट की एग्जांपल में बताया था कि दो जॉइंट्स या उससे हाँ हाँ, ज्यादा के जॉइंट्स पर जो मूवमेंट मतलब के मसल्स जा रहे होते हैं एक पर पूरा, मतलब वो अपनी फोर्स या एनर्जी खत्म मतलब यूज कर देते हैं और आगे पर कम कर रहे होते हैं। इस पे आपने एक टर्म यूज की, मतलब वर्ड यूज किया था अच्छा ठीक है। फ्लेक्शन डिजिटोरम, फ्लेक्सर ये बताइए डिजिटोरम मसल का नाम है, मैंने बताया था सर। एक्टिव पैसिव। हाँ, ये कहाँ कहाँ तक होता है और कहाँ ये पर होता है, ये मुझे बताइए। फोर आर्म से निकलता है, फोर आर्म से ओ निकलता है, फोर आर्म से निकल के रिस्ट को क्रॉस करके जाके फलेंजेस में लगता है। मैंने एक हाथ आपको शायद मस्कुलर दिखाया था जिसमें मैं इशारा कर रहा, मतलब माउस से बता रहा था कि दिस फ्लेक्सर, और इसी तरह एक्सटेंसर होगा। एक्सटेंसर पोस्टीरियर साइड पे बैक, जब हम एनाटमी रिस्ट की पढ़ेंगे, अभी तो हम उसकी लेफ्ट पढ़ रहे हैं ना सिर्फ, लेकिन जब हम एनाटमी उसकी पढ़ेंगे तो उसमें फ्लेक्सर जिटोरम और फ्लेक्सर एक्सटेंसर जिटोरम। तो फ्लेक्सर जिटोरम फोरआर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट से निकलता है, मतलब आपकी जो रिस्ट की फ्लेक्शन होती है ना, वो फ्लेक्सर जिटोरम कराता है। सिर्फ एक नहीं है, लेकिन और भी मसल है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मसल। उसके अलावा जो आपकी फिंगर्स की, क्योंकि डिजिट्स मतलब फिंगर्स, आपके जो डिजिट्स की फ्लेक्शन होती है ना, वो भी यही मसल कराता है। तो वो बेसिकली दो जॉइंट्स पे काम कर रहा है, रिस्ट पे रिस्ट की फ्लेक्शन कराता है और फिंगर्स पे फिंगर्स की। इसी तरह उलट कर लो तो एक्सटेंसर डिटोरम है। एक्सटेंसर रिस्ट की जो आपकी एक्सटेंशन है, जब आप कलाई बैक पीछे की तरफ लेके जाते हो, और जब आप मेटाकार्पल्स को भी पीछे की तरफ ले जाते हो, तो वो भी उसी का रोल है। तो एक्सटेंसर डिटोरम पोस्टीरियर साइड है, फ्लेक्सर जो है वो एंटीरियर साइड है। तो वो एक बेसिकली मसल का नाम है। रही बात एक्टिव पैसिव इंसफिशिएंसी में, सिर्फ ये नहीं आते, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसका मिसाल दिया था। एक्टिव पैसिव इंसफिशिएंसी में हर वो मसल आएगा जो मसल एक से जायद जॉइंट को क्रॉस करता है, सिंपल इज दैट। मतलब जो एक जॉइंट पे भी काम करता हो, जो दूसरे जॉइंट पे भी काम करता हो, कम से कम वो दो जॉइंट पे अगर कोई मसल काम करता है तो उसमें एक्टिव इंसफिशिएंसी भी होगी, उसमें पैसिव भी होगी। अब क्लियर है? यस सर, हो गया क्लियर। सॉरी सर, उस टाइम हमें किसी ने म्यूट कर दिया था, हम क्वेश्चन कर रहे थे और बीच में से म्यूट कर दिया हमें। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप किसी भी वक्त पूछ सकते हो। ओके, चले अब हम देखेंगे। अब आप साथ साथ मुझे ये बता दीजिएगा कि ये हमने टॉपिक अच्छे से किया है नहीं, ताकि हमें ये पता चले कि किसी को भी अगर कोई मिसाल के तौर पे कभी प्रेजेंटेशन नहीं मिलती, कभी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, तो कम से कम हम ये देखें हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, तो उस बुक में कौन कौन सी चीजें हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, तो हम वन बाय वन करके देखते हैं कि कौन सी चीज हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमने मसल रेंजेस पढ़ी थी, आउटर रेंज, इनर रेंज एंड मिड रेंज। मसल की रेंजेस हमने पढ़ी थी। जी, तंजीला और फारूक, मसल की रेंजेस हमने पढ़ी थी, आउटर रेंज, इनर रेंज और मिड रेंज। रेंज ऑफ मोशन का टॉपिक। रेंज ऑफ मसल रेंजेस हमने पढ़ी थी, आउटर रेंज, इनर रेंज और मिड रेंज। अगर नहीं पढ़ा तो अब मैं, ठीक है ठीक है, हम इसको इसको भी पढ़ते हैं, चले। नो सर, ये नहीं पढ़ा, ये हमने नहीं पढ़ा। ओके, जिस तरह जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन होती है, जॉइंट की हमने डिफरेंट रेंजेस पढ़ी थी, वो जॉइंट की रेंज होती है। इसी तरह मसल की अपनी रेंज होती है। जॉइंट की रेंज मेजर करने के लिए आप क्या सिंपल करते हो, गोनियोमीटर यूज करते हो, और गोनियोमेट्री वगैरह, उससे हम जॉइंट की रेंज मालूम कर सकते हैं कि हमें पता है कि एल्बो की 150 डिग्री फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन 0 है, एबडक्शन 180 डिग्री है, ओवरहेड एबडक्शन कितनी होती है, ये सारी चीजें हमें, ये जॉइंट की रेंजेस हैं। वो मूवमेंट आपकी जो जॉइंट पे हो रही है, दिस इज द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। लेकिन मसल की भी अपनी रेंज है। मसल की अपनी रेंज मतलब मसल जब आप फ्लैक्स करते हो तो मसल भी तो एक एंगल बनाता है बेसिकली। तो व्हाट इज द मसल रेंज, वो आज हम देखते हैं। पहले पहले ये चीजें आप देख लो, इसमें मूवमेंट कौन सी परफॉर्म हो रही है, एल्बो की फ्लेक्शन, ठीक है। मैं एरो से इंडिकेट करता हूँ। मसल की रेंज वो होती है कि सबसे पहले ये आप एल्बो की फ्लेक्शन हो रही है। अच्छा, ये सबसे जो आउटर कवरिंग है ना, इस पे लिखा हुआ है फुल रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। ये फुल रेंज है जो कि वो टोटल कर सकता है, ये दिस इज द फुल रेंज जो सबसे टॉप पे आ रही है, लिखा हुआ फुल रेंज ऑफ मोशन। अब जितनी भी ये फुल रेंज ऑफ मोशन होगी, इनको फिर तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है आउटर रेंज, सब उसके बाद है इनर रेंज, देन यू हैव अ मिड रेंज। अब मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले एल्बो की एक्सटेंशन आप करेंगे फुल जीरो। आप अपनी क्या करें, जो एल्बो है उसको फुल एक्सटेंशन में ले जाएं, कोई भी एक एल्बो, राइट या लेफ्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो इसकी फुल रेंज कहलाएगी वो ये कहेगी, जब आप एल्बो को फ्लेक्शन करोगे, जहां तक भी आ सकती है आप एल्बो की फ्लेक्शन करें मैक्सिमम, जितनी भी है डजंट मैटर, हम एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पूछ रहे, दैट इज योर एल्बो फ्लेक्शन।
डन है कि आप क्या करें, एल्बो एक्सटेंशन फुल 0 से आप जो है एल्बो की फुल फ्लेक्शन करें, जितनी भी रेंज होगी दिस इज योर एल्बो फ्लेक्शन। एक चीज, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द फुल रेंज ऑफ मोशन, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब हम आ जाते हैं, ये फुल रेंज 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, आउटर, इनर एंड मिड रेंज। आउटर रेंज क्या होती है कि जब आप 0 से आप अपना जो बाजू है वो फुल खोलें, आप फुल एक बाजू राइट या लेफ्ट पे फुल एल्बो की एक्सटेंशन करें, ठीक है। एल्बो की एक्सटेंशन के बाद अब आप क्या करेंगे, जब आप एल्बो को बेंड करोगे, जब आप एल्बो को बेंड करोगे, ये जितनी भी रेंज होती है, लेट सपोज 120 होती है, लेट सपोज 120 डिग्री एल्बो की फ्लेक्शन हो रही है, तो 60 डिग्री तक जो आपकी 0 से लेके 60 डिग्री तक होगी, दिस वुड बी योर आउटर रेंज, और 60 से 180 120 दिस वुड बी योर इनर रेंज। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। अब आप ये देखें, अब ये पहली लाइन क्लियर है, फुल रेंज जितनी भी है, मैं एक सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ 120, लेकिन मैं एक जनरल समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप समझे कि ये 120 डिग्री है। ओके, सो व्हाट वुड बी द 120 डिग्री मसल रेंज ऑफ मोशन द व्हेन द एल्बो फ्लेक्सेस, तो एल्बो की जो रेंज है टोटल 120 डिग्री है, किसी का भी हम मिसाल ले रहे हैं जनरल। अब आप दूसरी लाइन पे आ जाएं, 0 से लेके बिल्कुल मिड तक, 0 से लेके जो आपका कह लें कि जितना भी उसका परसेंटेज है, आप उसको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लें। अब देखें, ये वाली जो रेंज है 0 से लेके ये 50 तक, 0 से लेके 50 तक, ये कहलाएगी आउटर रेंज, और उसके बाद जितनी भी होगी दैट वुड बी इनर रेंज। मतलब 120 डिग्री की फुल रेंज है आपके पास, 0 से लेके 60 दिस इज योर आउटर रेंज, 60 से 120 दिस इज योर इनर रेंज। आउटर रेंज इनर रेंज क्लियर है। अब क्या करना है, आउटर रेंज और इनर रेंज क्लियर हो गया, अब एक आती है मिड रेंज। मिड रेंज क्या करेगी, इन दोनों का मिड निकालो, इन दोनों का मिड कैसे निकालो वो मैं शो करता हूं ब्लू से। अब आप मुझे बताओ 60 का मिड क्या होगा, 30। यस सर। ओके, ये आउटर 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 रेंज का मैंने 30 निकाल लिया, और 60 दूसरे 60 का क्या होगा 30, ये दूसरे रेंज का मैंने भी मिड निकाल लिया, इन दोनों को मिलाओ, दिस रेंज इज योर मिड रेंज, दिस रेंज इज योर मिड रेंज। अच्छा, अब मुझे बताओ ये रेंज कितनी होगी, मिड रेंज कितनी होगी। 60 Excellent. 30 क्योंकि 30 उधर से निकाली, 30 उधर से निकाली, तो आउटर रेंज क्या होती है कि जब आप 0 से आते हो, ये हर जॉइंट पे होगी, मैं सिर्फ एल्बो का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब अगेन आप बुक में हम चल के देखते हैं, जब आप 0 से, जब अब आप क्या करें, आप अपने एल्बो की फुल 0 पे लेके एक्सटेंशन करें, फिर क्या करें, एल्बो की फुल फ्लेक्शन करें, आप उसको इमेजिन करें, क्योंकि अभी आप मेजर नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ उसको इमेजिन करें, ये आपकी टोटल रेंज है 130 डिग्री, लेट सपोज 130 है आपकी टोटल डिग्री, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 130 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले फुल एक्सटेंशन से आप मिड तक जहां तक आ सकते हैं वहां तक आप आएंगे, जितनी भी रेंज होगी दैट वुड बी योर आउटर रेंज। उसके बाद अब 120 है लेट सपोज, तो 60 तक आप आ जाएं, तो 0 से लेके 60 डिग्री वुड बी योर आउटर रेंज, 60 से लेके 120 वुड बी योर इनर रेंज। जब आपने मिड रेंज निकालनी है, तो मिड रेंज आप क्या करें, दोनों का मिड निकाल लें, 0 से लेके 30 तक आप छोड़ दें, 30 पॉइंट से लेके अगेन हम इसको वैसे कहेंगे, तो दोनों आउटर रेंज और इनर रेंज का मिड निकालो, दोनों को मिलाओ, दैट वुड बी योर मिड रेंज। और मिड रेंज वो पोजीशन है जिसमें आपकी जो मिड रेंज वो पोजीशन जिसमें आपका जो मसल है वो वर्क सबसे ज्यादा होता है, जो मसल्स की टोन होती है या मसल्स की जो स्टेमिना होती है वो सबसे ज्यादा। ये चीज आपने कभी नोटिस की होगी कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने मसल्स किस तरह दिखाते हैं, वो हमेशा अपने मसल्स मिड रेंज में दिखाते हैं। कभी आपने देखा किसी बॉडी बिल्डर को ने अगर अपना बाइसेप दिखाना तो वो एल्बो की एक्सटेंशन कर रहा हो, कभी एल्बो की एक्सटेंशन, एल्बो की फ्लेक्शन वो भी मिड रेंज में कर, क्या वो अपने एल्बो की फुल फ्लेक्शन करता है, कभी फुल फ्लेक्शन नहीं करता, वो हमेशा मिड रेंज में दिखाता है, बिकॉज मिड रेंज में सबसे ज्यादा मसल बल्क और टोन होती है, इसीलिए सबसे जो बेहतर मसल अपने शेप में दिखेगा अगर किसी बॉडी बिल्डर का, तो वो हमेशा उसको मिड रेंज में दिखाता है। ये क्लियर है कि मिड रेंज में सबसे ज्यादा जो है वो पावर होता है। तो तीनों रेंजेस क्लियर है। अब मैं आपको इस बुक में समझाता हूं। अब आप ये देखें, सबसे ये पहले ये आउटर लाइन है, ये मेरे माउस की शो हो रही है सबको, ठीक है। सबसे पहले ये आउटर लाइन है, ये आउटर लाइन आपको सिंपल शो कर रही है व्हाट इज द फुल रेंज ऑफ मोशन, लेकिन ये मसल की बात हो रही है, कीप इन माइंड दीज आर द मसल रेंजेस, ओके। उसके बाद इसी रेंज को इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले ये 0 से लेके यहां तक, इसका नाम दे दिया आउटर रेंज, जो बचा वहां से लेके रिमेनिंग तक, दैट दिस इज योर इनर रेंज, समझाने के लिए।
फिर इन दोनों का मिड निकाल लिया, दिस इज द मिड एंड दिस इज द मिड, इन दोनों को मिलाया, दिस इज योर मिड रेंज, ये लिखा हुआ मिड रेंज। ठीक है, तीनों रेंजेस क्लियर है? ओके, अब हम इस पे देखते हैं अब जो एल्बो की, जी जी ये बुक कौन सा फॉलो कर रहे हैं आप? बेटा आप लेक्चर में पहले नहीं थे, मैंने बताया बुक ये हॉलिस की है, मार्गरेट हॉलिस की, जो येलो कलर वाली बुक है, प्रैक्टिकल वाली। अच्छा सर, ओके। ठीक है, ओके। अब जो मैंने एल्बो का मिसाल दिया, अब मैं आपको बॉडी में एग्जांपल देता हूं। अब आप ये देखें, ये एबीसीडी पॉइंट्स के लिए आपको शो हो रही हैं एबीसीडी पॉइंट्स। अब आप ये देखें, इसमें मैं इसको थोड़ा सा, ओके। अब सबसे पहले इसने एल्बो की एक्सटेंशन की, एल्बो की एक्सटेंशन करके ये जो फुल मूवमेंट इसने परफॉर्म की है, वॉट एवर द मूवमेंट जितनी भी हो, आप उस पे ना जाइए। अब आप देखो, ये ए से लेके, अब आप देखें गौर से, ये जो फुल रेंज परफॉर्म हो रही है, ये वाली मूवमेंट, ये है फुल रेंज। अब आप इसमें देखें, ये यहां से लेके जो एफ से लेके ई तक, ई से लेके डी तक, या इधर से आ जाओ, तो ये आपकी कहलाएगी आउटर रेंज, एफ से लेके ई तक, और ई से लेके डी तक ये आपकी कहलाएगी इनर रेंज। यहां से लेके यहां तक आउटर, ये फिर आपकी इनर आ गई। और उसके बाद जब इन दोनों का मिड निकालोगे, जो भी हो, लेट सपोज यहां पे है और यहां पे है, इन दोनों को जब मिलाओगे, दैट वुड बी योर मिड रेंज।